ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ चैप्टर के बारे में कि चैप्टर है क्या। चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली टर्म जो आती है इसमें डिस्कस करने के लिए, दैट इज मैटर। सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर हर वो चीज़ होगी जिसके पास अपना एक पर्टिकुलर मास होता है और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। Now you will have to mute your mic right now. During the class कोई भी बच्चा अपने माइक को नहीं खोलेगा अब, वरना आप लोगों का ही लॉस होगा। आपके पास जितना भी टाइम है उसमें थोड़ा बहुत भी चैप्टर अगर हम डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इज इट क्लियर? म्यूट योर माइक, ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक राइट नाउ। सो द फर्स्ट थिंग इज मैटर। तो मैटर क्या हुआ? विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग विच इज एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, एवरीथिंग इज कॉल्ड एज मैटर, all because of its mass and have occupies some space. If we have to classify the matter, तो सबसे पहले एक इंडियन फिलोसफर आए थे अर्लियर। इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये जो मैटर है इसको सबसे पहले एक फिलोसफर ने क्लासिफाइड किया था कि ये 5 चीज़ों से मिलकर के बना है, 5 एलिमेंट से मिलकर के बना है। वो बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं हमारे पास? दैट इज़ द एयर, सेकेंड इज अर्थ, थर्ड इज फायर, फोर्थ इज स्काई एंड द लास्ट वन इज वाटर। इन सभी पांचों एलिमेंट्स को कंबाइनली हम बोलते हैं पंच तत्व। तो यहाँ से एक जो सिंपल क्वेश्चन बनकर के एग्जाम में आता है कि व्हाट आर पंच तत्व, तो पंच तत्व आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स विच मेक एनी मैटर। क्या क्या चीज़ होंगी उसमें? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। क्लासिफिकेशन का दूसरा जो बेस था वो था फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू दी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे हमने इनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। नंबर 1 इज सॉलिड, नंबर 2 इज लिक्विड एंड द लास्ट वन इज गैसेस। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। देखिए सेकंड जो स्टेटमेंट था वो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को लेकर के था, थर्ड जो है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर को लेकर के। तो केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। नंबर 1 इज प्योर सब्सटेंसेस एंड द नंबर 2 इज मिक्सचर्स। इफ वी हैव टू नो अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस, तो प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सारे के सारे या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर उन एलिमेंट्स से बने हुए कंपाउंड्स हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं एक एग्जांपल बेसिकली तुम लोगों से कहता हूँ कि एक बॉक्स में, जैसे कि हमारी किचन के अंदर शुगर का एक बॉक्स रखा होगा जिसमें हमने शुगर पार्टिकल्स यानी चीनी रखी हुई है। अब उस पूरे बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं। क्या हैं? सारी की सारी शुगर के पार्टिकल्स हैं। सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं। इसका मतलब मैं इस बॉक्स के अंदर रखे हुए सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस कंसीडर कर सकता हूँ, बिकॉज प्योर सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स। इसमें केवल वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स ही पड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं अब क्या करता हूँ, इस शुगर के बॉक्स में थोड़ा सा सोल्ट और डाल दूँ, टेबल सोल्ट अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, तो टेबल सोल्ट डालने का मीन्स क्या हुआ? अब इसके अंदर नमक भी है और चीनी भी है, तो इसके अंदर 2 काइंड ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो गए। अब जब 2 काइंड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या बनाएगा? मिक्सचर बनाएगा। जब 2 काइंड ऑफ एलिमेंट्स आएंगे तो वो क्या बनाएगा? मिक्सचर की फॉर्मेशन करेगा। और मिक्सचर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। नंबर 1 इज होमोजेनियस एंड द नंबर 2 इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। दीज टर्म्स आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। जो होमोजेनियस मिक्सचर होंगे और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स होंगे उनको हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे।
यस मीनाक्षी। ओके बच्चों, मैं सारी क्लास को स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे डाल के रखा हुआ हूँ। आप लोगों के पास जब कभी भी ऐसा हो जाता है कि वॉइस ब्रेक हो जाती है तो परेशान मत हो। ये पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक ग्रुप में ड्रॉप डाउन कर दूंगा। आप लोग क्लास ओवर होने के बाद इवनिंग के टाइम में कभी भी उस वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट बीच में कहीं पे मिस हो रहा होगा तो वो हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बेटे फ़िलहाल पीपीटी से बना लेना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपका PT1 पास आ जाएगा। PT1 में आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं पीपीटी के अंदर, वो बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके हैं। हाँ बेटा। Now the second thing is physical nature of matter. This is very important part of this chapter, physical nature of matter. So first is matter is made up of particles. All the points are very important with their examples. फर्स्ट थिंग इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी हमारे मैटर्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें इस नेचर में इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सारी की सारी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिल करके बनी है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइनी, क्योंकि पार्टिकल साइज में बहुत छोटे हैं, तो इनको हम लिखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी टाइनी। द नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जब आप किसी भी बॉक्स के अंदर किसी भी मैटर को रखते हो, चाहे वो लिक्विड है या फिर वो गैस है या फिर वो सॉलिड है, तो उन सभी के पार्टिकल्स के बीच में पर्टिकुलर एक स्पेस होगा। जैसे मैंने लिया ये कुछ पार्टिकल्स में इसके अंदर प्लेस करता हूँ, तो इन सभी पार्टिकल्स के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, अभी हमको एक स्पेस दिखाई दे रहा है। तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी मैटर की, कि ऑल द पार्टिकल्स हैव सम स्पेस बिटवीन देम ऑफ एनी मैटर। द नेक्स्ट वन इज ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जैसे कि आप एक लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज इन द मोशन, कंटिन्यूसली मूविंग, वो हमेशा क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। एंड द लास्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अप्रोच करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो मैटर जिस वेसल में रखा हुआ है उस वेसल से बाहर नहीं आता। इन केस अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ कि जैसे मैंने एक ग्लास में या एक बकेट में मैंने वाटर भर के रखा, लिक्विड भर के रखा, तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड है कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी है जिसकी वजह से वो मूव कर पा रहे हैं। इसके पार्टिकल्स बहुत टाइनी हैं, बहुत छोटे साइज के बने हुए हैं। तीसरी, इसके बाद ये जो लिक्विड हमने लिया हुआ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस वेजल के अंदर से ये लिक्विड अपनी मर्जी से उछल करके बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी मैटर होते हैं, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो या फिर सॉलिड हो, उसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये हम एक एक्टिविटी से डिफाइन करेंगे, एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझेंगे कि ये जो मैटर्स होते हैं वो पार्टिकल से कैसे बने होते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज आप लोगों की एनसीईआरटी बुक से ली गई हैं, तो एनसीईआरटी बुक भी इसके अंदर सारी कवर होगी। तो एक्टिविटी इज दैट टेक सम वाटर इन अ बीकर। आपको एक बीकर में थोड़ा सा पानी लेना है एंड नोट इट्स लेवल। आपने इसके लेवल को नोट कर लिया। समथिंग ये मैंने माना कि इसके अंदर 1 लीटर वाटर मैंने लिया हुआ है। 1 लीटर वाटर को मतलब क्या कैसे कंसीडर किया मैंने, मैं इसको सेंटीमीटर में या मीटर में इसकी हाइट मेजर करके चलूंगा कि इस बीकर के अंदर बॉटम से 20 सेंटीमीटर हाइट पर ये वाटर रखा हुआ है। डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसमें ये जो प्योर वाटर हमने लिया था, जो खाली पानी हमने लिया था, इसके अंदर हमने मिला दिया शुगर के पार्टिकल्स या फिर सोल्ट के पार्टिकल्स। यानी कि या तो आप इसमें नमक मिला लो और या इसमें क्या मिला लो, शुगर मिला लो। करना क्या है आगे कि इसको हम डिसॉल्व करेंगे विद द ग्लास रोड। अब यहाँ पर देखो एक रोड दिखाई दे रही है इसके अंदर पड़ी हुई, दैट इज द ग्लास रोड। आप ग्लास रोड की जगह किसी भी स्कूप का भी यूज कर सकते हैं। द सोल्ट डिसॉल्व्स इन द वाटर बट द लेवल ऑफ द वाटर डज नॉट चेंज। हम बारी बारी से इसको 2 बार करेंगे। एक बार आप इसके अंदर सोल्ट डालो और लेवल चेक करो वाटर का,
वो लेवल आपको सेम एज मिलेगा प्रीवियस के जैसा, जैसा लेवल आपका पहले था सेम वही लेवल अभी भी होगा सॉल्ट के डिजोल्व होने के बाद, यानी कि वाटर लेवल में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, वाटर के अंदर शुगर डाल देता हूँ, जैसे ही मैं इसके अंदर शुगर के पार्टिकल डालूंगा तो जो वाटर का लेवल होगा पहले से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। मान लो सपोज पहले वाटर का लेवल यहाँ पर था और जब मैंने इसमें क्या डाल दिया, सोल्ट डाल दिया, तो इसके लेवल में कोई चेंज नहीं आया। जो सॉल्ट है वो भी डिजोल्व होने के बाद इसी लेवल में डिजोल्व हो गया और सेम लेवल हमें मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो वाटर के लेवल में कोई भी चेंज नहीं लाएंगे। लेकिन अगर मैं डाल देता हूँ शुगर के पार्टिकल्स, तो शुगर के पार्टिकल जैसे आप इसके अंदर डिजोल्व कराओगे तो शुगर के पार्टिकल डिजोल्व कराने के बाद इसका लेवल ऑलमोस्ट यहाँ मिलेगा, यानी कि पहले से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बने होते हैं और सारे पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है किसके बिहाफ पे चल रहा है, स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर के स्पेस बेस पर चल रहा है। क्या 10A? देखो जो सॉल्ट है, सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं साइज में एज कम्पेयर टू शुगर। शुगर का साइज समथिंग ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, और सॉल्ट का साइज समथिंग ये देखो, ये वाले और ये वाले साइज में डिफरेंस है कि नहीं। आप देखते होंगे अपने घर में जब आप शिकंजी बना रहे हो या कोई मतलब सॉल्यूशन बना रहे हो, उसमें आपने एक बार नमक का यूज़ करो, एक बार किसका यूज़ करो, शुगर पार्टिकल का यूज़ करो, तो शुगर पार्टिकल का साइज़ कितना है, बड़ा, और सॉल्ट पार्टिकल का साइज़ कितना है, छोटा। तो जो हमारे शुगर के पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बड़ा होने की वजह से वो क्या करते हैं, वाटर के लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस को कवर करेंगे पानी के अंदर जाने के बाद। और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो पानी के अंदर जाने के बाद कम स्पेस को कवर करेंगे, जिसकी वजह से वाटर का लेवल शुगर के केस में तो इंक्रीज होगा लेकिन सॉल्ट के केस में इंक्रीज नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी एक नेग्लिजिबल ही इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर कहीं भी, क्योंकि इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। ये हमेशा ही किस बात पर डिपेंड कर रहा है, साइज पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आप अमाउंट बढ़ाते हो तो आपका सॉल्यूशन बहुत डेंस हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि पानी खत्म हो जाएगा और उसके अंदर जो सॉल्ट है जो आपने नमक डाला है उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन भी नहीं बन पाएगा। जब वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो स्टिकी जैसा सब्सटेंस हो जाएगा वो, उसके आप बॉल बना सकते हो हाथ में लेकर के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये एक छोटी सी एक्टिविटी, ये भी एनसीईआरटी से ली गई है। इस एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, कुछ सॉल्यूशन लेने हैं। सॉल्यूशन कैसे लेने हैं, आपको 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। अब पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है बच्चों KMn(O) और नीचे 4, KMnO4 इज कॉल्ड एज पोटेशियम परमैंगनेट। इसको गुलाबी दवा के नाम से भी जाना जाता है। पहले गांवों में बुखार के लिए इस गुलाबी दवा का यूज़ करते थे। ऑलमोस्ट हम में से भी बहुत सारे लोगों ने बचपन में ये दवाई पी होगी, जब बुखार हुआ होगा तो डॉक्टर एक छोटी सी बोतल के अंदर गुलाबी रंग का एक सॉल्यूशन देते थे, वो सॉल्यूशन होता था पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन। अब पोटेशियम परमैंगनेट के आपको लेने 2 से 3 क्रिस्टल, छोटे छोटे जैसे स्वीटी सुपारी के दाने होते हैं उसी टाइप के इसके क्रिस्टल पाए जाते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। उसको आपको 100 ml के वाटर बीकर में डिसोल्व कराना है, यानी आपको एक बीकर के अंदर 100 ml वाटर ले लेना है, इसमें 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आपको डिसोल्व कराना है। जब आप इसके अंदर इसे डिसोल्व कराओगे तो आपका कलर कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल डार्क वॉयलेट वाला। अब इसके अंदर से आप क्या करो, टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व्स इन 100 ml ऑफ वाटर इन डिफरेंट बीकर। आपको क्या करना है, इसके अंदर से 10 ml वाटर निकाल, 10 ml सॉल्यूशन निकाल लो सेपरेट एक टेस्ट ट्यूब में। अब ये जो 10 ml था इसको वापस से एक 100 ml के वाटर के बीकर के अंदर वापस डिसॉल्व करा दो, यानी कि आपको एक अलग से बीकर लेना है, उसके अंदर 100 ml वाटर लेना है और ये 10 ml सॉल्यूशन इसमें डिसॉल्व कराना है। तो आप ये पाओगे कि ये जो डार्क वॉयलेट कलर था ये थोड़ा सा क्या हो गया, लाइट हो गया। इसे वापस से हम रिपीट करेंगे। अब ये जो सॉल्यूशन मुझे मिला लाइट कलर का, इसमें से फिर से वापस मैंने 10 ml सॉल्यूशन सेपरेट कर लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर।
फिर से अभी सॉल्यूशन को एक 100 ml वाटर के बीकर के अंदर मैं डिसॉल्व कराऊंगा, तो मैं ये पाऊंगा कि ये वाला कलर डार्क है और ये वाला कलर फिर से क्या हो गया, थोड़ा सा लाइट हो गया, थोड़ा हल्का हो गया। नेक्स्ट इसको वापस से मैं रिपीट करूंगा कि इसके अंदर से 10 ml में सॉल्यूशन निकालूंगा जो लाइट कलर का हो चुका है और उसको 100 ml वाटर में फिर से डिसॉल्व कराऊंगा, तो ये कलर में वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा, कलर आपका डार्क से लाइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब आप इसी एक्टिविटी को जब 5 से 6 बार या 6 से 8 बार रिपीट करोगे तो आप ये पाओगे कि हर बार सॉल्यूशन का कलर पिंक आ रहा है। जो आप एक कलरलेस सॉल्यूशन ले रहे थे, कलरलेस वाटर ले रहे थे, उसका कलर कैसा चेंज हो रहा है, पिंक शेड की तरफ चेंज हो रहा है। तो ये डिफाइन कराता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो यहाँ से निकालने के बाद इसको पिंक कर रहे हैं, फिर यहाँ से निकालने के बाद इसको पिंक कर रहे हैं, यहाँ से निकालने के बाद इसको पिंक कर रहे हैं। आप जितनी बार इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे पानी का कलर कलरलेस ना रह करके क्या बन जाएगा, पिंक बन जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइनी। द नेक्स्ट वन इज, कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो जब तक कि वो बिल्कुल लाइट पिंक शेड पे ना पहुंच जाए, कलरलेस नहीं होगा। ऑलमोस्ट हम इसको डिफाइन करने के लिए वैसे 7 से 8 टाइम रिपीट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, क्योंकि 7 से 8 टाइम ही सफिशिएंट हो जाता है ये बताने के लिए कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे साइज के बने होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। फिर से एक एक्टिविटी हमें डिफाइन करनी है यहाँ पे कि आप इसको कैसे बताओगे कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उन सभी के बीच में स्पेस पाया जाता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए वापस से हमने वही एक्टिविटी उठाई जो सोल्ट वाली है और शुगर वाली है। अब दोनों ही केसेस में हमने क्या देखा था, जो लास्ट एक्टिविटी करी थी ग्लास रोड से हमने सोल्ट को डाला था और एक बार हमने क्या करा था, शुगर के पार्टिकल्स को डिसोल्व कराया था। तो दोनों के दोनों क्या हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे। सोल्ट भी डिसोल्व हो चुका था और जो हमारे शुगर के पार्टिकल्स थे वो भी डिसोल्व हो चुके थे, यानी कि दोनों के दोनों डिसअपियर हो गए सॉल्यूशन के अंदर जाकर के। तो वो डिसअपियर क्यों हुए, क्योंकि जो वाटर हमने यहाँ लिया है उसमें इनके पार्टिकल्स के बीच में छोटा छोटा क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। अब आप इसको कैसे समझोगे, देखो इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं जूम करता हूं। ओके, जूम नहीं हो पा रहा है बच्चों, तुम लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये चीज देखो, जो ये फर्स्ट वाला बीकर है, इस फर्स्ट वाले बीकर में छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स पड़ी हुई है। वो स्फेरिकल बॉल्स डिफाइन करती हैं वाटर के पार्टिकल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को, और हर बॉल के बीच में एक पर्टिकुलर स्पेस हमें दिखाई दे रहा है। सारी बॉल्स अपने आप में एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाए हुए हैं। जब आप इसको मैग्नीफाइड ग्लास से देखते हो तो वहाँ पर ये सारा स्पेस हमें दिखाई देता है। तो जब आप इसके अंदर शुगर के पार्टिकल या सोल्ट के पार्टिकल्स डालोगे तो उस केस में हमें क्या पता चलेगा कि जो शुगर पार्टिकल डाले थे या जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हमने डाले थे वो सारे के सारे इसके अंदर जो बचा हुआ ब्लैंक स्पेस है उसमें जाकर के सेटल डाउन हो गए। अब जब वो सेटल डाउन हो गए तो शुगर के पार्टिकल्स ने थोड़ा सा वाटर का लेवल बढ़ा दिया ड्यू टू द इंक्रीज साइज ऑफ द शुगर पार्टिकल्स, और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो इसका सॉल्यूशन का लेवल नहीं बढ़ा पाए क्योंकि वो उस स्पेस में क्या हो गए, कवर अप हो गए, उस स्पेस के साइज को वो इंक्रीज नहीं कर पाए। तो ये एक्टिविटी डिफाइन करती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो इसका लास्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है कि किसी भी पार्टिकल की बात करें, अगर हम किसी भी मैटर के पार्टिकल की बात करें तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो कि वो कंटिन्यूसली मूविंग कर रहा है। तो आपके लिए एक छोटी सी बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है कि आप क्या काम करो, एक बीकर के अंदर वाटर ले लो। जब आप उसके अंदर वाटर ले लोगे तो उसके अंदर आप एक क्या करो, इंक डाल दो। इंक आप किसी भी कलर की डाल सकते हो, ब्लू इंक डाल सकते हो, रेड इंक डाल सकते हो, ब्लैक इंक डाल सकते हो। तो आप क्या पाओगे, आपके पास एक अपीयरेंस ऐसी होगी कि उस वाटर बीकर में क्या मिल रहा है हमको, जो ब्लू कलर हमने डाला, ब्लू इंक जो हमने डाली वो कुछ इस तरीके से डिसॉल्व होनी शुरू होगी, फैलनी शुरू होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा का पूरा बीकर जो पूरा कलरलेस था वो कंप्लीटली कैसे हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। यानी कि जो इंक के पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट वाटर स्पेस को क्या कर चुके, कवर कर चुके। बिल्कुल एग्जैक्टली डिफ्यूजन हो गया, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है और डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, कंटिन्यूअसली स्प्रेडिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। गुड, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जब आप इंटरमिक्सिंग करोगे दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर की, तो उनकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी कि अगर मैं एक बीकर में नॉर्मल वाटर लेता हूँ, एक बीकर के अंदर मैं इंक ले लेता हूँ और दोनों को आपस में मिक्स कर दूं,
तो पूरा का पूरा जो वाटर था वो सारा का सारा कैसे हो जाएगा, इंक के कलर का हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम डिफाइन करते हैं डिफ्यूजन के नाम से। हम्म। हाँ, तो रीजन है ना, आप क्या कर रहे हो, आप इंटरमिक्सिंग कर रहे हो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के, है ना। जब आप एक काम करो, आपने एक वो ग्लास के अंदर पानी लिया, उस पानी में आपने 4 स्कूप या 3 स्कूप शुगर के पार्टिकल्स डाले। अब वो कैसा है, अच्छा मीठा है, एकदम बढ़िया से, बहुत मीठा हमें मिल रहा है। अब आप क्या काम करो, उस एक गिलास मीठे पानी को एक बकेट के अंदर डाल दो, पानी से भर करके।